है कि इसमें टोटल 51 लाइनर क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस के, जनरल विज्ञान के क्वेश्चन हैं, उनका डिस्कशन इस स्लाइड के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि है तो एकदम से सस्ता सस्ता क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आइए बिना देरी के हर एक क्वेश्चन को एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के इस सेशन का जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि कार्य का मात्रक, यानी कार्य को हम किसमें मापते हैं। मात्रक का मतलब जिसमें मापते हैं, मापने की इकाई जो होती है उसे हम कहते हैं मात्रक। तो जो कार्य है, कार्य को मापा जाता है जूल में। कार्य को किसमें मापा जाता है? जूल में मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला दूसरा प्रश्न जो है, देखिए आपको ऐसे नाम से तो लगेगा कि जो आपका प्रकाश वर्ष है ना, किसका इसमें प्रकाश जुड़ा हुआ है तो किसका मात्रक है? प्रकाश का मात्रक है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनर्शिया की, अगर हम बात करते हैं जड़त्व की, तो जड़त्व क्या है? जैसे अगर हम कोई बड़ा सा वस्तु रखा हुआ है और यह बड़ा सा वस्तु उठ नहीं रहा है, यानी कि यह रखा हुआ है, रुका हुआ है, तो उठना नहीं चाहता है। इसको हम जबरदस्ती उठा रहे हैं लेकिन उठना नहीं चाह रहा है। इसको उठाने में हमें ताकत लगानी पड़ रही है, यानी यह जो अपनी स्थिति का विरोध कर रहा है, यह उठाए जाने का विरोध कर रहा है, उसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। अब आप हमको यह बताइए कि यह वस्तु क्यों नहीं उठ रही है। अगर यह वस्तु 1 किलो की होती तो आप आसानी से इसको उठा लेते, लेकिन यह वस्तु जो है आपकी है 500 किलो की। यह वस्तु जो है कितने किलो की है? 500 किलो की है, इसलिए नहीं उठ रही है। तो जो जड़त्व की माप है वह किस पर निर्भर करता है? वह पूरी तरह से द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके भार पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्रम में जो चौथा प्रश्न है, कहता है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन से किसको मापा जाता है? तो ज्योति फ्लक्स जो होता है उसका जो मात्रक है वह क्या होता है? उसका मात्रक ल्यूमेन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका पार्सेक किसका मात्रक है? तो आपको बता दें कि जो पार्सेक भी है वह किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर एक एग्जाम में, हर एक कंपटीशन एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, दोहराए जाते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। यकीन मानिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या करता है? वह अंदर की ओर झुक जाता है अपनी स्थिति को बैलेंस करने के लिए, अपने द्रव्यमान केंद्र को बैलेंस करने के लिए वह अंदर की ओर झुक जाता है, जिससे साइकिल उसकी गिरती नहीं है। आपने सोचा होगा, आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो देखते होंगे कि यदि आपकी कोई टर्निंग है तो आप हैंडल को नहीं मुड़ाते हो बल्कि गाड़ी को झुकाते हो, तो वहां गाड़ी झुकाने में आप अपने द्रव्यमान केंद्र को परिवर्तित कर रहे हो, इसलिए आपकी साइकिल आसानी पूर्वक क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। अगले क्रम में जो आपका सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, जो कि क्या कहता है? कहता है कि क्यूरी किसकी इकाई है? अगर हम बात करें क्यूरी की, तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है, याद रखिएगा। अगले क्रम में जो 8वां प्रश्न है, कहता है कि दाब का मात्रक, दाब को हम फाइनली एसआई मात्रक जो दाब का होता है, इंटरनेशनल पद्धति का जो मात्रक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। तो दाब का मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा। अगला जो है आपका कैंडेला किसका मात्रक है? तो आपको बता दें कि ज्योति तीव्रता, जो 7 मूल राशियां होती हैं उनमें से एक है ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है, याद रखिएगा। जूल की इकाई क्या होती है? अब जूल को किससे मापा, किसको जूल में मापा जाता है? तो आप जानते हो कि ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता ही क्या है? आपकी ऊर्जा है। तो चाहे तो हम इसको कार्य कहें या फिर हम इसको क्या कहें? ऊर्जा कहें, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही स्वरूप हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ऊर्जा। अगले क्रम में जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी जो एसआई मात्रक है, इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू 1971 ईस्वी में किया गया, याद रखिएगा। जो इंटरनेशनल पद्धति है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट को 1971 में लागू किया गया। अगले क्रम में जो आपका 12वां प्रश्न है, कहता है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? तो कोई भी ऊर्जा हो, देखिए प्रश्न आपको ऐसे ही कंफ्यूज करता है। अब आप कहोगे कि मैंने ऊर्जा का मात्रक तो सुना था कैलोरी, ऊर्जा का मात्रक तो मैंने सुना था कैलोरी, लेकिन इसमें खाद्य ऊर्जा जोड़ दिया है।
अब देखिए, चाहे खाद्य ऊर्जा हो, चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, है तो वह ऊर्जा ही ना। तो ऊर्जा की मात्रक क्या, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। याद रखिएगा, विद्युत मात्रा की इकाई जो है, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। याद रखिएगा, अगला है आपका कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर से मापते हैं। याद रखिएगा, लेंस की शक्ति को किससे मापा जाता है, डायोप्टर से। और जो ध्वनि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या होता है आपका, डेसिबल। ध्वनि को किसमें मापा जाता है, डेसिबल। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वातावरण में जो ध्वनि होती है या किसी भी प्रकार की ध्वनि की जो इकाई है वह क्या होती है, डेसिबल होती है। वह क्या होती है, डेसिबल होती है। देखिए, ये आपका जो प्रश्न है ना, ऐसे तो ध्वनि की इकाई दिया है क्या, ध्वनि की इकाई क्या होती है, डेसिबल होती है। लेकिन जो आपका प्रश्न देगा ना, उसमें हो सकता है कि जो विकल्प हो वह उसमें वातावरण की ध्वनि हो, केवल वातावरण में ध्वनि हो, ना कि केवल ध्वनि होगा। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना। आपको किसी भी प्रकार की ध्वनि हो, चाहे वातावरण की ध्वनि हो, चाहे डीजे की ध्वनि हो, चाहे हमारे जो ये वॉइस की ध्वनि है, जो हमारी वॉइस है, इसको मापने के लिए जो इकाई का उपयोग करते हैं हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। अगले क्रम में 16वां प्रश्न है, कहता है कि एम्पियरल नापने की किसकी इकाई है, तो एम्पियर किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है, जिसे हम करंट भी कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, करंट होती है। अगला है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वह आपका न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। देखिए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को हम किसी भी खगोलीय इकाई से ही मापते हैं। मीटर में या किलोमीटर में इसको हम नहीं माप सकते, क्योंकि बहुत बड़ी दूरी हो जाती है। इसलिए हम इसे खगोलीय इकाई, जैसे खगोलीय इकाई में क्या हो गया, जैसे प्रकाश वर्ष हो गया, जैसे पारसेक हो गया, ये सब आपकी खगोलीय इकाइयां हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है 19वां, बल कैसा मात्रा है। अब देखिए, बल को निरूपित करने के लिए हमें दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण, परिमाण का मतलब समझते हैं आप लोग, परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान। यानी कि बल को अगर हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे अगर आपको दरवाजा खोलना है तो आप कहोगे कि दरवाजे पे 5 न्यूटन का बल लगाओगे तभी दरवाजा खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। और आप कहोगे कि दरवाजा पे जो बल लगेगा उत्तर दिशा में लगाओगे तो ही दरवाजा खुलेगा, अगर उसको दक्षिण की दिशा में बल लगाओगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। यानी कि बल को डिनोट करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े उसे हम कौन सी राशि कहते हैं, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। कौन सी राशि कहते हैं, सदिश राशि, जिसकी अंग्रेजी होती है वेक्टर। जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, वेक्टर। तो बल जो है आपका कैसा मात्रा है, सदिश मात्रा है। ऊर्जा कैसी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल व केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा एक क्या है, जिसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो उसे हम कहते हैं अदिश राशि। तो जो ऊर्जा है आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। याद रखिएगा। अगला है आपका 21वां प्रश्न, कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि है, संवेग, संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। P बराबर आपका होता है mv। P बराबर क्या होता है आपका, P बराबर होता है mv। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि संवेग और वेग का अनुपात, तो संवेग आपका P हो गया और वेग आपका v हो गया, इसका अनुपात यानी इसका बटा। P बराबर आपका होता है mv, तो mv बटे हो जाएगा v, v से v कटा, बचा क्या, बच रहा है यहाँ पे आपका द्रव्यमान यानी कि m। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला कहता है कि बीमा जो है, ये बीमा जो लिखा हुआ है ML T इनवर्स 2 लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ML T इनवर्स 2 लिखा हुआ है, जो कि किसका बीमा होता है, जो कि आपके बल का बीमा होता है। याद रखिएगा, बल की बीमा MLT इनवर्स 2 होता है। अगला है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला क्या कर रही है, झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। जब वह लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल यानी कि झूले की जो स्पीड है वह क्या हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। खड़ा होने पर झूले की स्पीड जो है वह क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अगला है आपका कि घर्षण गति एक गोल में
मेज पर, यहां में नहीं बल्कि क्या होगा मेज, एक घर्षण करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर घर्षण कर रही है, उसका भार, अगर किसी भी वस्तु का अगर घर्षण की अवस्था में है, उसका भार अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका वेग हमेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि जितनी ही भारी वस्तु होगी उतना ही कम गति करेगी घर्षण सतह पर, तो इसलिए इसका वेग क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। अगले क्रम में 25वां प्रश्न कहता है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है ना 4 गुना हो जाएगी। अगर वेग हम 2 गुना बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यह एक फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा कि जो गतिज ऊर्जा होती है गति बढ़ाने पर सीधे सीधे 2 गुना हो जाती है। अगला है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि जो द्रव्यमान होता है ना वह स्थिर रहता है, जबकि भार क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। भार आपका वह है जो आपका मशीन, जो आपकी भार उत्तोलक है, यानी कि जो आपका कांटा है, जो आपको तौलता है, वह जो वेट बताता है उसको हम कहते हैं भार। और द्रव्यमान आपका वास्तविक भार है, तो आपका वास्तविक भार बदलेगा नहीं, इसलिए द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार आपका परिवर्तनशील रहता है। अगले क्रम में 27वां प्रश्न कहता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। यह आपका न्यूटन के प्रथम नियम का व्याख्या करता है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है। जैसे हमने अभी आपको फर्स्ट कुछ क्वेश्चन में एग्जांपल एक बताया था कि जैसे अगर ये कोई वस्तु है, ये उठना नहीं चाह रहा है, तो इसका उठना नहीं चाहने का गुण, यानी इसके स्थिति में परिवर्तन न होने का गुण, वही आपका क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। और जो जड़त्व है ना, न्यूटन के गति का प्रथम नियम का एक उदाहरण है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को। तो आपका जो ये हो जाएगा कि तब तक परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर बाह्य बल। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है क्या? न्यूटन के गति का प्रथम नियम एक लाइन में आप नोट कर लीजिए, कहता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। यानी अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह चलती ही रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई ही रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। तो इस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो तब तक वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी, जो कि न्यूटन का प्रथम नियम है, याद रखिएगा। अगला है आपका किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा कि असंतुलित बल है अगर, तो उसका जो त्वरण है उस पर लगने वाले बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब जो बल है वह अनुक्रमानुपाती होगा त्वरण के, यानी कि जितना ही ज्यादा बल लगाया जाएगा उतना ही त्वरण ज्यादा होगा, जितना ही कम बल लगाया जाएगा उतना ही त्वरण कम होगा। इसी संबंध को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती का संबंध। यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ता है और एक को घटाने पर अगर दूसरा घटता है, तो इस संबंध को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। अगला है आपका कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होता है। जब न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि आप किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी आपके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाएगी, लेकिन दोनों वस्तुएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। तो वही कह रहा है कि हमेशा भिन्न भिन्न। भाई आप उस वस्तु पर बल लगा रहे हो, वह आप पर बल लगा रही है, तो वह वस्तु अलग है और आप अलग हैं, इसलिए दोनों बल कहां लगता है? दोनों बल भिन्न भिन्न ही लगता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका तीसरा प्रश्न कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही आपका एग्जैक्ट न्यूटन की गति का थर्ड नियम है, तीसरा नियम है। याद रखिएगा कि हर एक क्रिया की बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला कहता है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण संभव है, क्योंकि जल पर, जब आप जल पर तैरते हो तो जितना बल जितना अपने हाथ से जल को पीछे की तरफ आप ढकेलते हो उतने ही स्पीड से जल आपको आगे की ओर ढकेलता है। यानी हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, एग्जांपल है। अगले प्रश्न में आपका कहता है
कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक, यहां जब होगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके न्यूटन अंकल का है। यह कथन किसका है? न्यूटन अंकल का है, जिस कथन को उन्होंने अपने प्रथम नियम में कहा था। अगला प्रश्न कहता है कि किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो उस गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अभी हमने चर्चा इसके बारे में किया था कि जड़त्व क्या है। अगले क्रम में कहता है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसको भी हमने अभी बताया था कि न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे की ओर बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। देखिए, जब घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाता है आगे की ओर बढ़ने के लिए, तो पृथ्वी को वह पीछे की तरफ ढकेलता है, पृथ्वी उसे आगे की ओर ढकेलती है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम की हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया। घोड़ा पृथ्वी पर बल लगाया, पृथ्वी ने घोड़ा पर बल लगाया, तो इस कारण घोड़ा क्या करता है? आगे की ओर बढ़ पाता है। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण घोड़ा क्या करता है? किसी भी गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ पाता है। अगले क्रम में जो प्रश्न है, कहता है चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठा यात्री आगे की ओर क्या करता है? आगे की दिशा में गिरते हैं या आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किसके द्वारा समझाया जाता है? तो यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। चूंकि गाड़ी और वह व्यक्ति, गाड़ी के साथ साथ व्यक्ति क्या कर रहा है? चल रहा है। जितने स्पीड में गाड़ी चल रही है, जितने स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है, उतने ही स्पीड में उस गाड़ी में बैठा जो पप्पू है उतने ही स्पीड में क्या कर रहा है? चल रहा है। अब गाड़ी पर जैसे ही ब्रेक लगाया गया, गाड़ी पे ब्रेक लगाया गया तो गाड़ी की स्पीड तो कम हो गई, लेकिन पप्पू की स्पीड उतनी की उतनी ही रह गई। इसलिए पप्पू आगे की ओर क्या करता है? झुकता है, जो कि न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है। अगला है आपका कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। अगले क्रम में कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो विश्राम का जड़। तो घोड़ा पहले रुका हुआ था, अचानक से चल गया, तो घोड़े के पीठ पे जो आपका घोड़ा अश्वरोही यानी कि घुड़सवार जो आपका बैठा है, तो घोड़ा रुका हुआ है और वह भी रुका हुआ है। जैसे ही घोड़ा चला तो घोड़े के अंदर गति हो गई, लेकिन घुड़सवार वहीं पे रुका ही था। तो इस कारण घुड़सवार पीछे की ओर क्या करता है? झुक जाता है या गिरने की आशंका होती है, जो कि विश्राम का जड़त्व या विराम का जड़त्व यानी रुकने का जड़त्व के कारण होता है। अगला है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जो बॉल है वह विश्राम की स्थिति में लाने के लिए वह क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है, ताकि उसका संवेग जो है इकट्ठा से कम ना हो, एकाएक कम ना हो और हाथ में चोट उसके कम लगे। इस कारण वह क्या करता है? हाथ को पीछे की ओर खींचता है। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है? बल यानी कि F जो होता है, F बराबर होता है ma, जहां पे m है आपका द्रव्यमान, a है आपका त्वरण। तो इसका इन दोनों का गुणनफल यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, कहता है कि जब कोई व्यक्ति चांद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित जो आपका भार होता है वह क्या होता है? भार घट जाता है। तथा मात्रा यानी कि मात्रा का मतलब जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन भार उसका घट जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान वहां पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और भार W बराबर होता है आपका ma। भार W बराबर क्या होता है? mg होता है, जहां पे त्वरण की जगह पे a की जगह पे g आ जाता है। तो g का मान अगर कम होगा तो इस W का मान क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक से कम हो जाएगा, यानी m में कम संख्या का गुणा होगा तो कम मान निकलेगा। सिंपल सी बात है। अगले क्रम में 42वां प्रश्न कहता है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये 9 नहीं बल्कि जी का है। जी का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और सबसे अधिक जी का मान कहां होता है? पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर होता है, याद रखिएगा। अगला है कि शरीर का वजन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो हमने बताया कि जो ध्रुव है वहां पे जी का मान सबसे अधिक होता है, और W भार बराबर आपका होता है mg। तो जी का मान अगर सबसे ज्यादा होगा तो W का मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो जो ध्रुव है ध्रुवों पर जो शरीर का वजन है वह सबसे अधिकतम होता है, याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका 44वां प्रश्न है कि एक
अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या होता है, पृथ्वी तल की तुलना में एकदम अल्प होता है, एकदम कम होता है, इसलिए चंद्रमा तल पर छलांग ज्यादा लगा सकते हैं जबकि पृथ्वी पर छलांग कम लगाते हैं, क्योंकि घर्षण कम होगा तो वह ज्यादा दूरी तक जाएगी कोई भी चीज। अगले क्रम में 45वां प्रश्न है, कहता है कि 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। देखिए कितना सस्ता सा प्रश्न है, शून्य होगा। अगर कोई कहता है कि एक आपका बबलू है जो कि कूली का काम करता है और यह एक बक्से को अपने सर पर उठाता है और कम से कम यह 5 किलोमीटर चलता है और आपको पूछ रहा है कि इसके द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। देखिए कैसे, बल जो होता है वह क्या होता है, बल जो किया गया कार्य W बराबर होता है वह होता है बल इंटू विस्थापन और इसके साथ में होता है cos थीटा, यानी कि बल के दिशा में चली गई तय की गई दूरी, सॉरी बल की दिशा। अब यहां से देखिए Fs, अगर मान लीजिए ये जो बबलू है आपका, यह आपका मान लेते हैं कितने चलने में कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का। विस्थापन कितना किया, 5 किलोमीटर का, तो 5 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है cos थीटा। cos थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। अब देखिए बल इस पर कहां लग रहा है, बल लग रहा है ऊपर की ओर। बल इस पर कहां लग रहा है, ये बक्सा जो है, बक्सा इस बबलू पर बल कहां लगा रहा है, नीचे की ओर। और यह बबलू चल कहां रहा है, इधर की ओर। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बना, इन दोनों कोण के बीच में एंगल बना 90 का। और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। 0 में 25 का गुणा होगा, कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस चीज को, इस ट्रिक को याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका 46वां प्रश्न है, कहता है कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है, एक व्यक्ति दीवार को क्या करता है, धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो किया गया कार्य। देखिए कार्य W बराबर होता है F इंटू S cos थीटा। तो S इसका क्या है, 0 है, क्योंकि विस्थापन हो ही नहीं रहा है, तो F में S का 0 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 0 होगा। तो 0 का मतलब कि वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगले क्रम में जो 47वां प्रश्न है कि एक पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, वह गिरे न, इस कारण वह क्या करता है, आगे की ओर झुक जाता है। अगला कहता है कि पीसा की एक ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर आधार रेखा है वह आधार से होकर के क्या करती है, जाती है, इस कारण मीनार नहीं गिरती है। अगला है कि जाड़े की, अगला है आपका 39वां प्रश्न, कहता है कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ जाने के कारण पाइप क्या हो जाती है, फट जाती है। जैसे जो पाइप आपका है, पाइप में पानी भरा हुआ है, अत्यधिक जब ठंडी पड़ती है तो ये पानी जम जाता है, और पानी जब जम जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने के कारण ये पानी फैल जाता है, और फैलने से पाइप क्या हो जाती है, फट जाती है। यहां लिखा हुआ है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप क्या हो जाती है, फट जाती है। इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जमने पर पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके ऊपर अगर डाट लगी है, ढक्कन लगा है, तो वह बोतल क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 50 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन किया जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए फिर से मिलते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और मां सरस्वती, मां वीणा वादनी से मैं ये कामना करता हूं कि आप सबको मां वीणा वादनी आपके सफलता के मार्ग पर अग्रसर करे और आप अपने जीवन में सफल व्यक्तित्व के इंसान बने। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।